अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। आखिरी बात कोई अगर किसी शॉप से कोई चीज खरीदी, पैसे दिए और अब आपको चीज उसने फौरन ही दे दी, इसमें कोई शुक्रगुजारी होनी चाहिए या नहीं? उसने देनी थी, तो देना बनता था उसका। है पैसे दिए हैं, पैसे नहीं लिए क्या? तो पैसे उसको तो चीज देना बनता था। अच्छा, और उसके पास कुछ खराब चीजें भी पड़ी थी, उसने उठाई, देखी खराब है, तो उसने सही वाली चीजें ही आपको दी। हाँ जी, हाँ, हमारा हक था, सही चीज ही मिलनी चाहिए थी। ये जो बात है ना, हमारा हक था, ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि ये कौन डिसाइड कर रहा है कि आपका हक क्या है? उस पैसे देने के बाद आपको फौरन के फौरन लॉगिन आईडी मिलना चाहिए, आपका हक है। कोई पेपर ऑनलाइन पढ़ा कभी किसी कॉलेज में? तो आपने फीस जमा कराई, आपको लॉगिन आईडी मिलने में 2 दिन लग गए। ये क्या बात हुई? मैंने तो पैसे भी जमा करा दिए थे। जब मैंने पैसे दे दिए थे तो उसी वक्त सारी फौजें इकट्ठी हो जानी चाहिए थी, सारा काम उसी वक्त हो जाना चाहिए था। तो क्यों ये 2 दिन क्यों लगे? गलत हुआ, ये मेरा हक था, मुझे फौरन मिल जाते हैं। नहीं नहीं, ये भी तो है ना, मैंने पैसे दिए, हक मुझे मिलना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है। फिर एक किसी बैंक में रश लगा हुआ है ज्यादा, और कोर्स ये हो रही है कि इतनी जल्दी काम क्यों नहीं कर रहा सामने वाला, इसको जल्दी करना चाहिए, पैसे किस बात के लेता है? तो जब हम दूसरों को आइडियल सर्कमस्टांसेस में जज करने लगते हैं ना, कि जब पैसे लिए हैं तो सही होना चाहिए था, ये काम टाइम पे होना चाहिए था, उन्हीं सिनेरियोज में अपने आप को जज करके देखें तो बहुत सारे काम हम भी ठीक नहीं कर रहे होते। जब हम दूसरों को जज कर रहे हैं और ये कंक्लूड कर रहे हैं कि पैसे दिए हैं, क्यों सही, तनख्वाह किस बात की ले रहा है, तो फिर आप किस बात के मां बाप के घर से पैसे खा रहे हैं जब आप यहां पर ठीक पढ़ते नहीं आ गए? शर्म नहीं आती? जब आपने यहां पर एक कुर्सी पे बैठने के पैसे दिए हैं तो आपको शर्म नहीं आती? आप दूसरी कुर्सी पे बैग रख रहे होते हैं, नहीं शर्म आती? आपने पैसे दिए हैं, फीस दी है, जो आप पढ़ रहे हैं, ये यहां बैठे हुए इसका फॉर्म क्यों खाड़े होते हैं? शर्म नहीं आती आपको? नहीं, कुर्सियों का फॉर्म नहीं खाड़े होते, पेन मार मार के इसमें सुराख भी कर देते हैं, ये थोड़ा सा पेज ढीला होता है उसको खींच खींच के तोड़ भी देते हैं, करते हैं भाई, करते हैं। फिर इसके ऊपर लिख भी देते हैं कुछ चीजें, फिर वॉशरूम के अंदर जाके अजीब अजीब बातें भी लिख देते हैं। तो बहुत सारे काम, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे होते हैं कि अगर हमें कोई जज करता तो हम गलत काम कर रहे हैं। तो जब इंसान दूसरों को जज कर रहा होता है ना कि मैंने पैसे दिए, मिलना चाहिए था, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर की तरफ जाता है। अच्छा, ये जो मैं साथ बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसने दुकानदार ने आपको चीज दी है तो वो पैसे लेके इनकार भी तो कर सकता था, कर सकता था ना, लेकिन उसने आपको चीज दे दी है। अगर आपको खराब चीज भी दे देता और आपको पता ना लगता तो कर सकता था ना, उसने ऐसा नहीं किया। आपको वो दुकानदार कह ही देता कि जाओ, नहीं देनी तुम्हें चीज, नहीं मेरा मूड ही नहीं है, कह सकता था। आप सवारी, आपने जो भी सवारी है, कोई बाइक किया है, कोई इसी तरह की और कोई ऐप है वो की है, इन ड्राइव की है, और वो आपको ओके करके एन मौके पे पहुंच के कह सकता था जाओ मेरा मूड ही नहीं है, मैं जा रहा हूं, हो सकता था ना? जब हो सकता है ना, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपको गेट पे वो रोक दे, जाओ, नहीं दिए तुमने पैसे, जाओ निकलो यहां से, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें इंसानों से फायदे मिल रहे होते हैं, जब हम ये सोच रखते हैं ना कि हमने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए, तो इसके अंदर ना मैं आ जाती है। जब आप करते अंदर से शुक्रगुजार होंगे ना कि जिसने, ठीक है भाई पैसे दिए मैंने, लेकिन ये भी तो मेहरबानी है उसकी, उसने चीज दे दी है, इससे आएगी शुक्रगुजारी। और अबू दाऊद 4811 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। ये क्या बात है? जब वो लोग जो सामने नजर आ रहे हैं कि वो चीज दे रहा है, जब वो उसको नहीं लिफ्ट करा रहा, तो फिर अल्लाह के दिए हुए तो फिर वो इतराएगा ही। तो जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। कल होमवर्क दिया था मैंने, स्प्रिंग 15 नहीं, ऑटम 15, स्प्रिंग 15, और उसमें जितनी चीजें थी वो हमने पहले कहीं ना कहीं की हुई हैं। एक दो मसले जो अगर किया है, एक दो मसले जो उसमें ज्यादातर लोगों को होते हैं वो ये हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट निकालते हुए जो अमाउंट दी थी उसको डिवाइडेड बाय 0.85 क्यों किया है? तो आपको जो अमाउंट दी हुई है वो नेट है, जबकि हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट की अमाउंट करनी होती है, ग्रॉस बिल की अमाउंट।
तो वो नेट अमाउंट थी जो कि 10% एडवांस और 5% रिटेंशन काटने के बाद थी, इसलिए वो 85% थी। तो उसको 85% से डिवाइड करेंगे तो बिल की अमाउंट निकलेगी। एक ये मसला होता है। फिर दूसरा मसला होता है कि लोन को 75 और 25 कैसे तोड़ा। तो हम इस वक्त 31 दिसंबर 14 की बैलेंस शीट बना रहे हैं और 100 मिलियन का लोन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में वापस होना है और पहली इंस्टॉलमेंट कब वापस होनी है? 1 अप्रैल 15। तो हम जिस साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं उससे अगले 12 महीने में 25 मिलियन वापस हो जाना है, तो वो करंट लायबिलिटी में, और जो उसके बाद अगले 3 साल में जाना है वो 75 नॉन करंट। तो ऐसे 75 और 25 तोड़ा है। मेरे हिसाब से 2 बातें थी। आपने जिन्होंने सवाल किया है और कुछ पूछना है तो पूछें, अगर किया है, अगर सवाल किया है तो, और कोई एतराज है तो पूछें। नहीं किया सवाल? हाँ, बिल की एंट्री, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, किस टाइम पे कर रहे हैं? जब बिल आया है या जब बिल पे हो रहा है? जब बिल आया है। तो अब जब बिल आ गया है, पे बेशक नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्ड तो कर लिया, तो एडवांस तो क्रेडिट कर दिया होगा, इसलिए दूसरे बिल का भी एडवांस हो गया एडजस्ट। वो जो मैंने एंट्रीज का सवाल कराया था ना, वो देखना, बिल की एंट्री बिल के टाइम पे हम कर रहे थे। और बताएं इसमें क्या पूछना है? चलें, कुछ नहीं पूछना। एक सवाल मैंने क्लास में करवाया था, उसी से ही मिलता जुलता एक सवाल होमवर्क। स्पिन इंडस्ट्रीज के नाम का सवाल होगा, स्पिन इंडस्ट्रीज, ऑटम 2009 अटेम्प्ट का। इसमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालने में एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, तो वो आप होमवर्क करें तो मैं कल बताता हूं। स्पिन इंडस्ट्रीज के नाम से सवाल है, ऑटम 2009, पैक के बुक में पेज 182, क्वेश्चन नंबर 10। ये होमवर्क है। करना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन कल बता दी थी, और होटल वाली बात भी हो गई थी कि होटल जो है वो पीपीई है। अब आप एक काम ये करें कि आईएस 40 के सवाल खोलें, आईएस 40, इनमें होगा क्वेश्चन 6 और 7। अच्छा, आईएस 23 के जो सवाल अभी रह गए ना, एक मैंने आज होमवर्क दिया है, ये करके आइए, तो फिर कल मुझसे कोई याद से पूछ ले अगर मैं भूल गया कि इनमें से कौन कौन से सवाल अभी आपने नहीं छेड़ने, क्योंकि मिड टर्म की आपने खूब मेहनत से तैयारी करनी होगी, सारे सवाल दोबारा करने होंगे सारे के सारे, तो इसलिए फिर पता तो हो कौन से अभी नहीं करने। आईएस 40 वाले चैप्टर में क्वेश्चंस में आगे 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 पेज 214, पेज 214, ये क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये आप अभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 पढ़ें, जबानी इसका जवाब सोचें और सॉल्यूशन देख के फिर अपने आप को जज कर लें। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 अभी पढ़ें, जबानी है, और दोनों कर लें तो फिर मैं इसको करता हूं डिस्कस। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 दोनों जबानी सॉल्व करें और अपनी तसल्ली के लिए फिर सॉल्यूशन देख लें।
चलिए, आपकी मुतमईन शक्लों से लग रहा है कि सवाल कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6, पहला, हमने बिल्डिंग किराए पे दी है, ऑपरेटिंग लीज पे, ऑपरेटिंग लीज है। दूसरा, हमने ऑपरेटिंग लीज पे किराए पे दी जरूर है, लेकिन जिसको किराए पे दी है वो उस पे होटल रन कर रहा है, तो हमें क्या लगे? हमें तो किराया मिल रहा है। और इस बात को मजीद समझाने के लिए सवाल वाले ने कह दिया कि वो होटल जो चला रहा है उससे वो कमाए ना कमाए, ज्यादा कमाए थोड़ा कमाए, हमने तो उससे किराया लेना है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। अच्छा, यहां नहीं लिखा, मैं वैसे एक्चुअली खुद और पर पूछता हूं कि अगर हमने उसको जगह किराए पे दी होती और शेयर तय हुआ होता, ये तय होता कि ठीक है तुम होटल चलाओ, 30% हमारा, फिर ये तो हिस्सेदार बन गए होते, फिर ये ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती। तीसरा, हमने जमीन खरीदी और उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में बनाकर बेचा करते हैं, ये इन्वेंट्री हो गई। डी, हमने ऑपरेटिंग लीज पे बिल्डिंग किराए पे दी है और जो बाकी सर्विसेज हैं वो हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमने सिर्फ 1% जगह बिल्डिंग की घेरी हुई है। तो इसमें दो बातें, एक तो जो हम क्लीनिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे हैं, अज्यूमिंग कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और हमने जगह भी सिर्फ 1% घेरी हुई है, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पांचवा, 2 फ्लोर हैं बिल्डिंग के और एक हमारे पास है और एक किराए पे दिया हुआ है, तो जो हमारे पास है और जो किराए पे है उनकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, तो बेच सकते हैं, तो हो सकती है ना, तो ये पोर्शन अलग अलग सेल हो सकते हैं, और उसमें वो पोर्शन जो हमारे पास है वो पीपीई और जो किराए पे है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन 6, इसमें कोई इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ? जी, अगला सवाल, पहला, एक बिल्डिंग किराए पे दी हुई है ऑपरेटिंग लीजेस पे और क्लीनिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस हम सर्विसेज दे रहे हैं,
इनसिग्निफिकेंट है। बेहतर वैसे ये है कि अगर ये इनसिग्निफिकेंट है, इफ के साथ जवाब दिया जाए। और ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल अंग्रेजी वाले सवाल टेस्ट हो सकते हैं। अंग्रेजी वाले सवालों को टेस्ट होने का मतलब यही है कि आपसे डिस्कस करने को कह रहे हैं, तो कोई लंबे चौड़े मजमून नहीं लिख रहे, आपने यहां पर जो पता है उसको सादी सी अंग्रेजी में लिखना है। वैसे तो जो अंग्रेजी लिखेंगे वो सादी होगी, लेकिन बस सिर्फ पेपर मार्क करने वाले को अंग्रेजी समझ आ जाए बस। दूसरा पॉइंट, जमीन खरीदते हैं और हमने इसको बेचना नहीं है, ना किराए पे देना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है हमने, तो कैपिटल एप्रिसिएशन है और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तीसरा, हम एक बिल्डिंग में खुद होटल ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस हो गया, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पीपीई है। और आखिरी, हमने किराए पे जगह दी हुई है लेकिन 25% हमारे पास है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। नहीं, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, 25% नहीं है इनसिग्निफिकेंट। 5-10% तक हो तो वो इनसिग्निफिकेंट है, उससे ज्यादा है तो फिर ये सिग्निफिकेंट है। तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पीपीई है। रिकग्निशन, क्लासिफिकेशन बस, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद के हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करें। जी, हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर डिस्कस करना है तो उसमें हमें सेफ साइड पे डिस्कस करना चाहिए कि इफ ये इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है ना। अगर इनसिग्निफिकेंट है तो पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और अगर सिग्निफिकेंट है तो पूरी बिल्डिंग पीपी है। आईएस 16 रिकग्निशन में क्या अंग्रेजी लिखी थी? हम एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर इट इज प्रोबेबल कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स है और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यही हेडिंग थी ना उसकी। रिकग्निशन हो गई, वही बिल्डिंग है ना, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, तो बिल्डिंग है, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करना है, तो ये वही वाली अंग्रेजी, वही वाली प्रोबेबल इनफ्लो वाली। रिकग्निशन डन। मेजरमेंट, आईएस 16 में क्या था? इन दोनों में से कौन सा मॉडल फॉलो करना है? आईएस 16 में क्या शर्त थी? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं, हर एसेट पे अलग अलग, पूरी क्लास के लिए। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है ही बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इनमें से जो भी करना है वो फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। वहां पर होल क्लास इसलिए था कि वहां प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सब अलग अलग क्लासेस थी। यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसकी कोई क्लासेस नहीं है। तो इसलिए सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, या तो सारी प्रॉपर्टीज के लिए कॉस्ट मॉडल या फिर सारी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल। इनिशियल मेजरमेंट आईएस 16 में क्या थी? कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एक्शन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस। ये हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए बिजनेस ने फैसला किया कि कॉस्ट मॉडल रखना है, तो वही है सारा जो पहले पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन और सब कुछ वही है, कॉस्ट की कैलकुलेशन, बिल्डिंग बनाने का खर्चा, सारा कुछ ये वही है जो आईएस 16 में पढ़ा था। ये कोई नई चीज है। तो अब मैं आपको ना फेयर वैल्यू मॉडल की हेडिंग डाल के ये पढ़ाता हूं। ये दरख्त सारा बना ले, फिर मैं फेयर वैल्यू मॉडल की हेडिंग डाल के तो फेयर वैल्यू मॉडल बताता हूं।
फेयर वैल्यू मॉडल समझा रहा हूं कि ये क्या है। IS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल था, वो एक डिफरेंट चीज थी। IS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, ये उससे डिफरेंट है, तभी तो नाम फर्क है। रिवैल्यूएशन मॉडल में हर साल रिवैल्यूएशन करनी जरूरी है नहीं, साल के एंड पे ही करनी जरूरी है नहीं जरूरी, लेकिन इसमें हर साल और वो भी साल के एंड पे। अच्छा, कंपनी ने अगर ये फैसला कर लिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो होना है, तो फिर ये डिस्कशन है IS 16 स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो भी जैसे करना है, और फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी होगी। IS 36 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल है तो उस पर IS 36 भी लगता है, लेकिन अगर बिजनेस ने फैसला किया कि फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना है तो फिर IS 36 नहीं लगता। इस पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल, ये IS 36 नहीं लगता। और फिर क्या करना होगा ये वो बता रहा हूं। एक तो हर साल के एंड पे फेयर वैल्यूज पे दोबारा मेजर करेंगे, हर साल के एंड पे बिला नावा। और अकाउंटिंग में जब हम ईयर कह रहे होते हैं तो उससे मुराद होता है अकाउंटिंग ईयर ना, तो हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे ये फेयर वैल्यू पे अपडेट हुआ करेंगी, तो इससे फिर गेन लॉस भी आएगा। रिवैल्यूएशन का गेन लॉस कहां रिकॉर्ड होता था? सरप्लस P&L। यहां पर कोई मसला ही नहीं है सरप्लस का, जो गेन लॉस है वो P&L है। जो भी गेन लॉस होगा वो P&L में जाएगा। यानी अगर गेन है तो क्या एंट्री हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी और P&L क्रेडिट हो जाएगा। और अगर लॉस है तो P&L डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगी। वो जो वहां रिवैल्यूएशन सरप्लस के रोले थे वैसा यहां कुछ नहीं है। फेयर वैल्यू पे हर साल अपडेट करना है और जो गेन लॉस है वो P&L में जाना है। एक्यूमुलेटेड एक्शन को एलिमिनेट करना है? नहीं करना? करना चाहिए। चलो मैं अगला पॉइंट लिख लूं फिर दोबारा पूछता हूं। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो। क्यों? चलो लैंड ना सही, बिल्डिंग तो है ना। क्योंकि अगर डेप्रिशिएट कर भी लें तो वो सिर्फ तकल्लुफ ही होगा। जैसे अगर बिल्डिंग खरीदी 100 की और ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू है 110, तो कितना गेन आ जाएगा? अरे वाह शाबाश, इतनी जल्दी, जबरदस्त। और अगर हम डेप्रिशिएट चलो कर भी लें, डेप्रिशिएट कर लिया इसको लेट्स से 20, तो ये पहुंच गया 80 पे, अब इसको 110 पे लाना है तो 30 का गेन। तो हम 20 का एक्सपेंस बनाए, 30 का गेन बनाए, ये भी एक्सपेंस ये इनकम दोनों P&L में जाने। तो फिर हर साल पे इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट तो कर ही लेना है,
तो डेप्रिसिएशन के तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं है। तो फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होती। हाँ जी, अब एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट होगी? है ही नहीं, होगी नहीं एक्यूमुलेटेड। फेयर वैल्यू मॉडल यही है कि हर साल पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, गेन लॉस पी&एल में जाएगा और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। यही है फेयर वैल्यू मॉडल। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल की दो एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शन की कहानी यह है कि कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल दोनों में से जो भी मॉडल फॉलो करना है, तो उसका फैसला फिर क्या होगा कि जो भी फॉलो करना है वो सबके लिए करना है। सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या तो फेयर वैल्यू मॉडल पे होंगी या कॉस्ट मॉडल पे होगी। हो सकता है कोई एक मनहूस बिल्डिंग ऐसी हो जिसकी फेयर वैल्यू ना पता चल सकती हो, तो उस एक की वजह से अगर बिजनेस चाह रहा है कि सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखे, उस एक की वजह से सबका प्लान कैंसिल। एक फैमिली का बाहर घूमने फिरने का प्लान बन रहा है, एक मनहूस बच्चा ऐसा जो सीए कर रहा है, तो उसकी वजह से बाकी सबका प्लान खराब होना चाहिए? नहीं। तो वो हो गया एक एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन का फिर ये होगा कि फिर वो ताहयात बैन है। तो फेयर वैल्यू मॉडल अगर फॉलो हो रहा है, यानी बिजनेस ने फैसला किया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है, तो फिर सब पे फेयर वैल्यू मॉडल लगेगा। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग पे नहीं फेयर वैल्यू लग सकती, तो उस एक की वजह से बाकियों का प्लान कैंसिल नहीं होगा। तो उस एक को एक्सेप्शन कह रहे हैं। यानी एक्सेप्शन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि फेयर वैल्यू मॉडल लगाने लगाएं, लेकिन चूंकि फैसला ये था कि, तो अगर ऑल नहीं हो पा रही तो इसका मतलब फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लग सकेगा। तो एक्सेप्शन है कि अगर कोई एक्सेप्शन है तो ठीक है, वो एक्सेप्शन है, बाकियों पे लगा लें। एक्सेप्शन वाली बात चले। अब इसमें दो बातें हैं, पॉइंट 1 लिखें जी। क्या ऑन प्रॉपर्टी? बस 1 2 3, ये फेयर वैल्यू मॉडल पे मैंने ना 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फेयर वैल्यू मॉडल ट्रीटमेंट हो गई पूरी। हर प्रॉपर्टी को हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, गेन लॉस पी&एल में जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ये फेयर वैल्यू मॉडल के रूल हो गए पूरे। अब फेयर वैल्यू मॉडल की एक्सेप्शन बता रहा हूं, और एक्सेप्शन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही, तो उसको तो जाहिर है फेयर वैल्यू पे अपडेट नहीं कर सकते, तो बाकियों को भी ना करें, तो बाकियों को करें, उस एक्सेप्शन को चलो ना करें। तो एक्सेप्शन में 2 पॉइंट्स बता रहा हूं। अच्छा, ये जो मैंने कहानी बताई है ना, ये बेहतर है कि लिख लें कि एक्सेप्शन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि फेयर वैल्यू मॉडल लगाना था अगर, तो सब पे लगाना था। तो अगर किसी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती, तो फिर उसकी वजह से बाकियों का भी कैंसिल हो जाए। तो एक्सेप्शन से मुराद यह है कि नहीं, एक्सेप्शन में कुछ बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उन पे नहीं लग रहा फेयर वैल्यू, तो बाकियों पे लगा लें। अब उस एक्सेप्शन में कौन सी बिल्डिंग फॉल करेगी, उसमें 2 पॉइंट्स हैं। ये कहानी किसी ने लिखनी है तो लिखे, फिर मैं पॉइंट्स लिखाता हूं। चलें ठीक है, लिखें अंग्रेजी। इफ देयर इज, एक्सेप्शन में 2 पॉइंट्स हैं, पहला बता रहा हूं। इफ देयर इज क्लियर एविडेंस, if there is clear evidence, if there is clear evidence at initial recognition, if there is clear evidence at initial recognition of investment property, of investment property, that the fair value, that the fair value
ऑफ property is not reliably measurable. Fair value of property is not reliably measurable on a continuing basis. On a continuing basis, यानी हमें पहले दिन ही जब प्रॉपर्टी खरीदी उसे दिन पता था कि इसकी हम फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। मिसाल के तौर पे हमने किसी ऐसे इलाके में जहां गवर्नमेंट ने अपनी जमीन बेची थी, गवर्नमेंट से खरीदी, और गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि अगले 10 साल तक ये अब दोबारा किसी को बेच नहीं सकते आप। तो जब बेच ही नहीं सकते तो फिर फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? ये मुराद है इससे। कहां तक लिखा? ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, यानी हमें ये पहले दिन ही पता है कि इसकी हम फेयर वैल्यू नहीं निकाल सका करेंगे। देन एंटिटी शैल मेजर that property, then entity shall measure that property using cost model and अब बच्चे ने नखरे किए ना कि बैन नहीं जा सकता जी, मैं तो पढ़ाऊं, तो उसको फिर लाइफ टाइम बैन कर दिया। एंड कंटिन्यू टू अप्लाई कॉस्ट मॉडल until disposal of the property, यानी अब जब तक मरता नहीं है तब तक अब ये बैन है। कंटिन्यू टू अप्लाई कॉस्ट मॉडल अंटिल डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। और यहां तक भी नहीं, अब हम कॉस्ट मॉडल लगाएंगे तो डेप्रिशिएट भी करना होगा। इसी में अगला सेंटेंस, द रेजिडुअल वैल्यू शैल बी अज्यूम्ड टू बी जीरो। द रेजिडुअल वैल्यू शैल बी अज्यूम्ड टू बी जीरो। हाँ जी, रेजिडुअल वैल्यू शैल बी अज्यूम्ड टू बी जीरो। तो इस बिल्डिंग को हम कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। दूसरी एक्सेप्शन लिखें। ये पहली वाली एक्सेप्शन की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, किसी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा या किसी की अंग्रेजी इधर उधर गिर गई है तो बता दें। क्यों? आइए इसका हुक्म है, क्योंकि वो मतलब रेजिडुअल वैल्यू भी तो एक्चुअली एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ही होती है ना, तो वो कह रहे हैं जब आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते तो फिर आरवी पे भी तुक्के ना लगाएं। दूसरी एक्सेप्शन लिखवाता हूं। अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है या बड़ी होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी? क्यों? क्योंकि कल बताया था कि अगर कोई बिल्डिंग अभी बन रही है लेकिन इरादा उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने का है तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। तो फिर उस पर भी फेयर वैल्यू मॉडल लग सकता होगा ना? हाँ, आधी अधूरी की फेयर वैल्यू भी पता लग सकती होगी। बिल्कुल, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी बिक सकती है, बिल्कुल बिक सकती है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसकी अभी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो उस पर ताहयात बैन नहीं है। लिखें अंग्रेजी, if fair value of an investment property under construction, if fair value of an investment property under construction is not reliably measurable, but fair value is expected to be reliably measurable when construction is complete, यहां तक की अंग्रेजी का मतलब है कि अगर कोई बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी उसकी फेयर वैल्यू तो पता नहीं लग रही, लेकिन उम्मीद है कि जब मुकम्मल हो जाएगी तब पता चल जाया करेगी, तो फिर ये टेम्पररी एक्सेप्शन है। देन इट शैल बी मेजर्ड एट कॉस्ट, until the earlier of, यानी इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को कॉस्ट पे मेजर करना। कॉस्ट मॉडल नहीं कह रहा, कॉस्ट डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्यों? अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, अभी तो अवेलेबल ही नहीं हुई, तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए बस कॉस्ट का है।
और इसको कॉस्ट पे मेजर करेंगे अगला फैसला होने तक। अब वो अगला फैसला कब होगा? अर्लियर ऑफ, इसके बड़े होने तक, या जब फेयर वैल्यू पता लगनी शुरू हो जाए। तो अर्लियर ऑफ के बाद 2 नुकते और उसके नीचे 2 पॉइंट, यानी अर्लियर ऑफ होगा तो 2 में से अर्लियर होगा। तो उनमें से पहली चीज है व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, और दूसरी चीज व्हेन फेयर वैल्यू बिकम्स, व्हेन फेयर वैल्यू बिकम्स रिलायबली मेजरेबल, व्हेन फेयर वैल्यू बिकम्स रिलायबली मेजरेबल। जी सवाल में नहीं बताया तो फेयर वैल्यू दी हुई है तो फिर दी हुई है, तो सवालों पे आएंगे तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्या वो किराए पे दी हुई है? अगर किराए पे दी हुई है तो रेंटल प्रॉपर्टी है, अगर किराए पे नहीं दी हुई तो नहीं है। जी क्लास है बस, अरे एक सवाल तो कर लेते हैं। अच्छा चलें, कैमरे को तो अल्लाह हाफिज।